दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के आईटी सेक्टर के गिरने के पीछे के जो कारण है उसको डिटेल में डिस्कस किया है। साथ में हमने जानने की कोशिश की है कि क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है, 2000 वापस से रिपीट होगा। कुछ हिस्ट्री मैंने आपको बताई है जिसके अंदर हमने देखा था कि पिछली बार भी पहले भी काफी कुछ ऐसे पॉइंट्स आए थे, ऐसे कुछ झटके आए थे आईटी कंपनीज में और उसकी वजह से आईटी कंपनीज क्रैश हुई थी। लेकिन उसके बाद में रिकवरी भी हमने देखी। तो पॉइंट कितने ज़्यादा डेंजरस हैं, कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन सी 5 कंपनीज होगी जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया है। अब दोस्तों आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि इंडिया और यूएस की डील। इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डेटा मैं आपको दूंगा। उसके बाद में स्टॉक्स के ऊपर आएंगे, कुछ कंपनीज की कुछ बड़ी खबरें टेक्निकल्स के साथ में उसको चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसकी वजह से एफआईएस ने कल के दिन 5400 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। क्वेश्चन ये है कि क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी इस महीने। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और साथ में अपन ये भी देखते हैं कि अपना क्या कहना है। जैसे मेरा जो कहना होगा मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा, बाकी आप अपनी राय कॉमेंट में बता सकते हैं। तकरीबन 5426 करोड़ रुपीस की बाइंग थी कल के दिन 3 फरवरी, जो कि पिछले 3 महीनों में बिगेस्ट सिंगल डे बाइंग थी। काफी दिल खोल के बाइंग की एफआईएस ने। साथ में डीआईएस ने अपने हाथ पीछे खींचे और जस्ट 345 करोड़ रुपीस की बाइंग की। अगर डीआईएस भी बाइंग करने पे आते हैं, एफआईएस की तो बाइंग काफी मोटी थी, तो इंडियन स्टॉक मार्केट काफी चल पड़ते, बट डीआईएस ने कुछ खास नहीं किया, एफआईएस ने काफी कुछ खास किया। लेकिन ये बात है कल की। साथ में आप देख सकते हैं बाइंग होने के पीछे का रीजन है टैरिफ का कम होना, जो कि 50% से घट के 18% हो चुका है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। साथ में जो इंडिया की जीडीपी है वो भी काफी अच्छे परसेंटेज के साथ में इंक्रीज करेंगी। क्वेश्चन ये है कि एक्सपर्ट का क्या व्यू है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो भी डेटा दिख रहे हैं उसके अंदर चांसेस हैं कि ये जो ट्रेंड है एफआईएस बाइंग का ये सस्टेन कर सकता है इस महीने। यानी जो एफआईएस की सेलिंग आप देख रहे थे वो एफआईएस की बाइंग के अंदर कन्वर्ट होगी इस महीने, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने आज की एफआईएस की बाइंग देखी होगी तो आपको थोड़ी हंसी आएगी। आज एफआईएस ने बाइंग तो की है, बट कितने की है कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि ग्लोबल वॉलेटिलिटी, तेलों के दाम के अंदर चेंजेस, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट के सेंटिमेंट को। अगर ट्रम्प की तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ या कुछ ग्लोबली नेगेटिव नहीं हुआ तो ये जो बाइंग है एफआईएस की वो कंटिन्यू बनी रह सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट ये है कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है एक्चुअल उसमें क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल के वीडियो के अंदर कि ट्रेड डील नहीं है, फेल डील भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि फेल डील है, बट चांसेस है फेल होने के डील के। और उसके पीछे जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको दिए थे। ट्विटर पर काफी एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया ने वादा किया है 500 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करने का यूएस से ऑयल इंपोर्ट करेगी। साथ में और भी काफी सारे प्रोमिसेस इंडिया ने किए हैं। क्वेश्चन ये है ऐसा है या नहीं है, वो पता चलेगा जब भी ऑफिशियल डेटा आएगा उससे। लेकिन दोस्तों कुछ ऑफिशियल डेटा अभी आउट हुए हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूएस और वेनेजुला का ऑयल। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ कंडीशंस यूएस ने लगा दी है इंडिया पर कि आप हमसे ऑयल बाय करेंगे, क्योंकि टैरिफ के बढ़ने के पीछे का रीजन यही था कि रशिया से हम काफी अच्छे इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, सेकंड है रशिया का तेल। अब जहां पे इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है कि हम इंपोर्ट रशिया से जीरो कर देंगे या फिर कम कर देंगे, क्योंकि 40% हम एक ही कंट्री जो कि है रशिया यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अपने काफ़ी सारे ऑप्शन है, डाइवर्सिफाइड हमने अपने इंपोर्ट्स को कर रखा है, लेकिन मैक्सिमम जो बाइंग है वो यहाँ से हुआ करती थी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रशिया की जो ऑयल है वो इंडियन रिफाइनरीज को सबसे ज़्यादा सूट करते हैं, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अब जैसे रिलायंस की बात करें, पीएसयू रिफाइनरीज की बात करें जिसमें आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, तो ये जो सभी रिफाइनरीज है ये रशिया जो ऑयल है, जो क्रूड है, उसको इजी तरीके से ये रिफाइन कर देती है और जो अपनी जो कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज है, वो उसी के हिसाब से डिजाइन की हुई है। ठीक है, ये बात है रशियन क्रूड की। आगे चलते हैं वेनेजुला, जिसको ट्रंप बहुत प्रमोट कर रहा है क्योंकि ऑब्वियस है उसमें यूएस का फायदा है।
सो ये जो क्रूड है ये हैवी है, टू एक्स्ट्रा हैवी है एंड मोर डिफिकल्ट है प्रोसेस करने के लिए। ये हाईली कॉम्प्लेक्स जो रिफाइनरीज है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई जामनगर की, नायरा एनर्जीज है, ये हैंडल कर सकती है सिर्फ। बाकी रिफाइनरीज का क्या, वो हैंडल नहीं कर पाएगी और फिर वहां पे प्रॉब्लम्स होगी। साथ में इसमें एडवांस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, कोकिंग की, डीप कन्वर्जन की, जिसमें लागत ज़्यादा आती है, मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। साथ में आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिकल है सिर्फ अगर डीप डिस्काउंट्स में ये तेल अवेलेबल हो जाए। अगर रशिया वाले प्राइस पे अवेलेबल होते हैं तो नुकसान इंडिया का है। सो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये ट्रेड डील थोड़ी सी फेल डील मानी जाएगी, क्योंकि इससे इंडियन कंपनीज को नुकसान होगा और हम जो ऑयल बाय करेंगे वो यूएस से महंगे में करेंगे, जिसमें टैरिफ में जितना अपन दे रहे थे उससे ज़्यादा शायद अपन उसको डायरेक्टली दे पाए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस पर सबसे बड़ी बात यह है, ये वीडियो मैंने आपको बना दिया है, इसमें डिटेल में हमने डिस्कशन किया है कि कैसा क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है क्या नहीं है, वो आप देख लेना। अब देखिए पॉइंट यह है कि रशिया ने क्या बोला। कल की जो न्यूज़ हमने देखी थी कि रशिया की तरफ से कहा गया था कि हमें आइडिया नहीं है कुछ। फिलहाल की न्यूज़ ये है कि रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने बोला है कि वी हैव नो रीजन टू बिलीव, हमारे पास कोई रीजन है ही नहीं ये मानने के लिए कि हमारे जो दोस्त है इंडिया वो रिकंसीडर कर चुका है अपनी अप्रोच को। इसका मतलब इंडिया ने जो रशिया है उसको हम बोल सकते हैं स्विच कर दिया है या फिर उसको बदल दिया है यूएस से। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये रशिया को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई रीजन है ही नहीं। जो मैं रीजन आपको बता चुका हूँ ये रशिया को भी पता है, ये सभी को पता है कि रशियन ऑयल बेटर है वेनेजुला के ऑयल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली इंडिया का नुकसान है और रशिया को भी काफी शॉक लग रहा है कि इंडिया ऐसे कैसे ये चीज मान गया। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है, बाकी क्या आउटकम निकलता है। बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमेंट्री में आपको बता चुका हूँ। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिस इज गुड, अच्छी बात है, एफ आई की बाइंग कंटिन्यू रहेगी फैब में। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी जो जो भी ओपिनियंस होते हैं वो अनफिल्टर्ड कहते हैं, जो भी उनको लगता है वैसे कहते हैं, जिसमें से एक है शंकर शर्मा, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इनका क्या कहना है। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इनका कहना है कि इंडिया का जो मार्केट है ना वो मीडियम टर्म में कुछ खास रिटर्न नहीं देगा, मॉडरेट रिटर्न देगा। सो आपको ऐसा लग रहा है कि यस ये एक बुल मार्केट शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू शंकर शर्मा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये पॉजिटिव है, डील होना काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल अनसर्टेनिटी है अबाउट डिटेल्स ऑफ द डील, कि क्या डिटेल्स आती है, तो उसको लेकर काफी मार्केट अनसर्टेन है। इस वजह से एफआईएस ने एक झटके में थोड़ा सा बाय कर लिया, बट आज की जो बाइंग है वो काफी कम देखने को मिली है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रंप काफी अनप्रिडिक्टेबल है और उसकी वजह से जो हमने देखा, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसकी वजह से हमने देखा कि कोरिया और यूरोप में भी ट्रंप ने अपनी जो टोन है वो चेंज कर ली थी, तो इंडिया को लेकर क्यों नहीं करेगा। सो ये एक पॉइंट है जो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। निफ्टी को हम देखें तो निफ्टी में भी थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है, निफ्टी थोड़ा सा नीचे फिसला था, बट ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं है क्योंकि निफ्टी ने अपने पिछले लो के ऊपर क्लोजिंग दी है। बाकी ये लेवल अभी तक ओपन है, हो सकता है गैप फिल करने की निफ्टी कोशिश करे और यहाँ पे सपोर्ट ले। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दिया। ट्रेड डील अब बेटर तरीके से आप जज कर सकते हो, जब भी ऐसा होगा कि ट्रेड डील की डिटेल्स आएगी तो आप बेटर तरीके से उसको जज कर पाओगे। सब कंपनीज पे आते हैं। एंजल वन सुबह 7-8 बजे की न्यूज है और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4% की तेजी बनी। कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि जनवरी में जो कंपनी के क्लाइंट है, फंडिंग बुक है, वो इंक्रीज कर चुकी है 61 बिलियन रुपीस, जो कि 45% का राइज है वाई एन वाई बेसिस पे। क्लाइंट बेस भी बढ़ चुका है 20% के साथ में वाई एन वाई बेसिस पे, विच इज गुड, अच्छी न्यूज है। 3% की तेजी बनी। इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे थे, अगले क्वार्टर के लिए भी रिजल्ट अच्छे आने की कमेंट्री कंपनी ने दी थी। साथ में हम आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जिसका नाम है पीजीईएल। यहाँ पे 5% की तेजी बनी। क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रेकआउट हो गया, देखते हैं टेक्निकल्स में आगे चल के। सो कंपनी ने कहा है कि हम जो पहले गाइडेंस दे चुके थे उसके ऊपर अपन स्टिक है। ठीक है, तो ये मैं आपको कल बता चुका था कि ना ही कंपनी ने अपनी गाइडेंस को बढ़ा दिया है ना ही कम किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स की जो प्लान है वो 700 से लेकर 750 करोड़ है फॉर द ईयर। इस साल कंपनी इतना कैपेक्स करने वाली है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये इन्वेस्टर्स को पॉइंट अच्छा लगा। साथ में कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है कि जो भी गाइडेंस है वो अपन कर लेंगे। एसी मार्केट की अनसर्टेनिटीज है, स्टिल हम कर लेंगे।
सो कैपेक्स को लेकर मार्केट ने उत्साह दर्ज किया, 5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस रिजल्ट आए थे, रिएक्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट था, रिएक्शन से न्यूट्रल। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट डिक्लाइन थे, लेकिन मैंने आपको उसके पीछे का रीजन दिया था कि 1400 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट गया है वो प्रोविजंस में गया है और कंपनी ने खुद ने बनाया है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो कि इस बार ये जस्ट और अगले क्वार्टर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। साथ में कंपनी ने ये भी कहा है, 9 बजे के आसपास की न्यूज़ है, कि कंपनी शेयर करेगी फाइनेंशियल ईयर 27 की AUM ग्रोथ गाइडेंस विद Q4, अभी नहीं बताऊंगा, Q4 में बताऊंगा, ऐसा कंपनी ने कहा है। साथ में AUM की बात करें फाइनेंशियल ईयर 26 की, जो कि 21 से लेकर 22% होगी, क्योंकि स्लोअर MSME बिजनेस चले हैं और टू व्हीलर्स फाइनेंसिंग भी काफ़ी स्लो हुई है। ठीक है, तो ये रीजन है कंपनी ने दिए हैं। साथ में जेएम ने अपग्रेड किया है 1150 के लक्ष्य, और इसमें अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 21 करोड़ रुपीस की ब्लॉक डील हुई है, जो कि 947 रुपीस के प्राइस पे हुई, उसके बाद में 963 रुपीस गया है। तो बाय साइड की 915 पर ये जो ट्रेड डील है वो ब्लॉक डील है, मतलब ये देखने को मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं, HL को भी देख लेते हैं। 5% का क्रैश यहाँ पे हुआ है। रीजन क्या है इसके पीछे का, कि कंपनी ने कहा है कि कंपनी को कुछ भी रिसीव नहीं हुई है, कोई भी अपडेट फ्रॉम DRDO से, यानी DRDO से कंपनी को कोई भी अपडेट रिसीव नहीं हुई है। किसके बारे में? AMCA के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है उसको चेक कर लेते हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान जो कि एडवांस है और मीडियम भी है। साथ में हम ये देख सकते हैं कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ क्लैरिटी मिलेगी प्रोग्रेस की, कि HL का क्या रोल है इस प्रोग्राम में। मार्केट को लग रहा था कुछ रोल होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, इस वजह से स्टॉक क्रैश कर गया। सो अब टेक्निकल्स पे आते हैं। एंजल 1 रिजल्ट अच्छे हैं, अगले क्वार्टर के भी रिजल्ट अच्छे की आने की जो संभावना है वो है, कंपनी ने दी है। रेसिस्टेंस करीब है, लेकिन 12% का गैप है। PGEL ब्रेकआउट हुआ है क्या? क्लियर कट आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जस्ट सपोर्ट टू रेसिस्टेंस तेजी आज देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस, वैसे मार्केट ने बहुत ही मैच्योरली रिएक्शन दिया है इस कंपनी को, अदरवाइज सपोर्ट देखे तो 11% नीचे है, क्योंकि ट्रेंड अभी वीक है, उस बेसिस पे अपन टेक्निकल चार्ट को देख सकते हैं। ब्रेकआउट्स वगैरह हो गए तो अलग बात है। HL को देखें तो HL अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, यहाँ पे कंपनी के स्टॉक में तेजी, सपोर्ट से कंपनी के स्टॉक में तेजी, यहाँ से भी तेजी। अब ये सपोर्ट से तेजी मिल पाती है 15% की या फिर नहीं, वो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी सपोर्ट पे है और कुछ अच्छी न्यूज़ भी नहीं है। सो न्यूज़ खराब है, और ये साथ में जो डिफेंस की अगर आपके पास में ETF है या फिर अगर आपके पास में पूरा सेक्टर है, तो HL का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये क्रैश करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो टोटल सेक्टर जो इंडेक्स है वो नीचे गिर सकता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।